Good morning, sir. Morning, sir. सो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, लेट ए फंक्शन f of t is defined for the interval t greater than equal to 0। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो t के पॉजिटिव रेंज के लिए गिवन है और नेगेटिव रेंज के लिए उसका वैल्यू कितना है, 0। नॉर्मली फिजिक्स में जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं तो वहाँ पे इसी टाइप के फंक्शन आते हैं, तो ये अलग से लिखा नहीं जाता। मतलब फंक्शन जो है इट इज नॉन जीरो, फंक्शन कुछ गिवन होगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। ये t लेस देन 0 वाला जो पार्ट है नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, लेकिन फिजिक्स में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होता है वो इसी टाइप का होता है। नेगेटिव t के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है, फंक्शन का जो नॉन जीरो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव t के लिए आएगा। तो हम यही मान के चलेंगे जो फंक्शन पॉजिटिव रेंज ऑफ t के लिए नॉन जीरो है और नेगेटिव रेंज ऑफ t के लिए 0 है। ठीक है, तो फंक्शन t के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए कितना है, 0। वो क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम वही अज्यूम करके चलेंगे कि t के नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है। सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज दिस। फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देख सकते हैं आप, f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, g ऑफ s, एंड g ऑफ s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt। ठीक है, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था, फूरियर ट्रांसफॉर्म में इसी के बदले क्या था, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। ये जो टर्म है e टू द पावर माइनस st, इसके बदले फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या था, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। अब इसकी वजह से क्या डिफरेंस आता है ये हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म में इसके बदले क्या होता है, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t, यहां पे हमने लिखा e टू द पावर माइनस st। तो इनके वजह से डिफरेंस क्या आता है दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, फंक्शन जो है वो t के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए नॉन जीरो है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 है। ये जो नेगेटिव t के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, ये क्वेश्चन में जनरली मेंशन किया नहीं रहता। क्वेश्चन में जस्ट बोला रहता है जो ये फंक्शन है इसका फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो वहां पे हम अज्यूम करके चलते हैं जो नेगेटिव t के लिए उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये जो फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिजिक्स में इसी का यूज है, यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिडायरेक्शनल मतलब फंक्शन से पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए नॉन जीरो है, नेगेटिव t के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0। तो सिर्फ हम पॉजिटिव t के लिए ही ये कैलकुलेशन करेंगे। इट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बट फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आप किसी टेक्स्ट बुक में लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है उसमें यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है। यूनिडायरेक्शनल ये वर्ड यूज किया नहीं रहता, जस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोला रहता है, बट वो यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही है। एक बाई डायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है, लेकिन वो फिजिक्स में उसका एज सच कोई यूज नहीं है। फिजिक्स में हम यूनिडायरेक्शनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज करते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है यहाँ पे लिखा गया है, बाद में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है टू सॉल्व लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अंडर सुइटेबल इनिशियल कंडीशंस। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो सॉल्व करने के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कशन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एट द एंड। ठीक है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके सॉल्व कैसे करते हैं, इस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, उनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल फार्मूला बताया गया, ये मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके आप डिफरेंट फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंटरी फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे गए हैं। ये सारे रिजल्ट जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन बताया गया वही यूज करके कैलकुलेट किया गया है। बट ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो डायरेक्टली आप यूज कर लीजिएगा रिजल्ट। ठीक है, जो डेफिनेशन बताया गया उसी को यूज किया गया है, ध्यान रखिए। देखिए फर्स्ट क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना है, 1/s। s इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। नेक्स्ट सेकंड वन, t टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। t टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, t टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा n का वैल्यू -1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये ब्रैकेट में जो चीजें लिखे गए हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ये जो t टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, इसमें n का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। मतलब -1 से बड़ा वो इंटीजर भी हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों के लिए रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, एंड थर्ड वन जो बोला गया है, देखिए थर्ड वन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n। यहाँ पे फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, n फैक्टोरियल बाय दिस, बट यहाँ पे n क्या होगा, ओनली पॉजिटिव जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3। मतलब जो थर्ड रिजल्ट बताया गया है वो सेकंड रिजल्ट का ही एक स्पेशल केस है। जो थर्ड रिजल्ट बताया गया है वो सेकंड रिजल्ट का ही एक स्पेशल केस है। सेकंड रिजल्ट में क्या बताया गया था, सेकंड रिजल्ट में n आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। थर्ड रिजल्ट में n आपका इंटीजर है, और n जब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर,
तो गामा n प्लस वन इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। गामा n प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल फॉर n इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू 0 या पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n प्लस वन को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसलिए जो ये फॉर्मूला है गामा n प्लस वन के बदले क्या गया? n फैक्टोरियल। बट इसमें किसके लिए ट्रू होगा? n जब पॉजिटिव इंटीजर है। फ्रैक्शन के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा n प्लस वन। ठीक है, तो सेकंड थर्ड जो फॉर्मूला है वो सेकंड फॉर्मूला का एक स्पेशल केस ही है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर at का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 अपॉन s माइनस a। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पूरे सारे फॉर्मूले में जो स्मॉल a बताया गया है, स्मॉल a पॉजिटिव कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव कांस्टेंट भी हो सकता है। a इज ए कांस्टेंट, ओके, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो e टू द पावर at इज दिस। अब यहां पे एक चीज जो मेंशन किया गया है, s इज ग्रेटर देन a। देखिए s इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब क्या है? s इज ग्रेटर देन a का मतलब है s का वैल्यू जब ग्रेटर देन a होगा तभी लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये ब्रैकेट में कंडीशन लिखने का मतलब है s जब ग्रेटर देन a होगा, when s is greater than a तभी लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज़ ये जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं? जो फार्मूला बताया गया, ये जो फार्मूला बताया गया इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। s का वैल्यू जब लेस देन a होगा, यहां पर s का वैल्यू जब लेस देन a होगा तब ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूं, s का वैल्यू जब लेस देन a है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, s का वैल्यू अगर a से कम हो जाता है, लेस देन a, इन दैट केस ये जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने का मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू इनफाइनाइट आता है, ये डाइवर्ज करता है। तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, इसका मतलब जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो s लेस देन a के लिए ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो चीज ब्रैकेट में लिखा गया है ये बेसिकली लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसका कंडीशन है। जब s ग्रेटर देन a होगा तभी इस फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जब s लेस देन a होगा तब ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज़ लैप्लस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, क्लियर है ये? ऐसे ही लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन आ जाएगा। देख सकते हैं कोसाइन फंक्शन का क्या है? s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और साइन 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक, जो cos हाइपरबोलिक है उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है? s अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और sin हाइपरबोलिक का है a अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो cos हाइपरबोलिक और sin हाइपरबोलिक का लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये है। और यहां पे भी कंडीशन है s शुड बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a। s जो है वो a के मॉडुलस से ज्यादा होना चाहिए। अगर s का वैल्यू a के मॉडुलस से कम हो जाता है तब लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर भी s का मॉडुलस अगर s का वैल्यू अगर a के मॉडुलस से कम हो जाता है तो ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज़ इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, कोई डाउट इसमें? तो आप लोगों को लैप्लस ट्रांसफॉर्म का जो मेन डेफिनेशन है वो पता रहना चाहिए। एंड जो ये एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म है ये आप याद रखिए। एग्जाम में अगर आता है तो जैसे cos का लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करना है, sin का लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करना है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। sin, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, sin हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक, इनके लिए आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई फंक्शन आता है तब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ इनफाइनाइट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट टाइप के, तो सबके लिए याद तो नहीं रख सकते, बट ये एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिस पार्ट से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है? क्वेश्चन में फंक्शन है मॉड ऑफ t माइनस वन प्लस मॉड ऑफ t प्लस वन, और किसके लिए गिवन है? t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब नेगेटिव t के लिए फंक्शन कितना है? 0। फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए नॉन जीरो है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? मॉड फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यूज करके इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे मॉड t प्लस वन, पहले इसका डेफिनेशन यूज करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। किसी भी टॉपिक में जब मॉड फंक्शन होता है ना, उसको पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर कोई भी कैलकुलेशन करना है वो कीजिए। तो मॉड ऑफ t प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होगा प्लस t प्लस वन इफ t प्लस वन इज पॉजिटिव। मॉड फंक्शन का वैल्यू प्लस में कब आता है? जब ये पॉजिटिव है। t प्लस वन पॉजिटिव होने का मतलब t का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, एंड t का वैल्यू सॉरी, इस मॉड्यूलस t प्लस वन का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ t प्लस वन अगर t प्लस वन नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। t प्लस वन नेगेटिव होने का मतलब क्या है? t शुड बी लेस देन माइनस वन। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ये क्या कंसीडर करने का जरूरत है? ये पार्ट
क्वेश्चन में जो बोला गया है टी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। क्वेश्चन में टी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव टी के लिए फंक्शन क्या है, 0। तो यहाँ पे जो टी का रेंज है टी लेस देन -1, ये तो लेस देन 0 ही है ना, तो इसको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसमें टी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव टी के लिए फंक्शन कितना है, 0। तो ये टी जब नेगेटिव है तो ये पार्ट अगर ये आ भी जाता है वो फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ये पार्ट सिर्फ किसके लिए गिवन है, पॉजिटिव टी के लिए। नेगेटिव टी के लिए तो 0 है, तो इस पार्ट का ऐसा कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। एंड जो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है टी इज ग्रेटर देन -1, अब टी तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे ना, तो ग्रेटर देन -1 मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी का वैल्यू 0 से इंफिनिटी। -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा है तो कहां तक हो सकता है, इंफिनिटी तक, बट नेगेटिव वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे नहीं, 0 टू इंफिनिटी। तो टी जब 0 टू इंफिनिटी है तब ये मॉड ऑफ t+1 क्या होगा, +t+1। जो हमारे लिए जरूरत है मैं सिर्फ उसी पार्ट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव टी का हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज़ नेगेटिव टी के लिए फंक्शन कितना है, 0। तो इस पार्ट को तो रिमूव ही कर दिया, और यहां पर भी टी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, उस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। -1 से बड़ा होगा तो -1 से बड़ा कहां तक हो सकता है, इंफिनिटी, तो नेगेटिव वाला पार्ट रिमूव कर दिया, सिर्फ क्या लिया, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज लेने का कोई मतलब नहीं है यहां पर। ऐसे ही दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें, दूसरे पार्ट की, मॉड ऑफ t-1, इसका वैल्यू प्लस t-1 होगा इफ t-1 इज पॉजिटिव। t-1 पॉजिटिव होने का मतलब t का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब तो पॉजिटिव है ना, तो कहां से कहां तक लेंगे, 1 टू इंफिनिटी। e ग्रेटर देन 1 है तो कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी, तो 1 टू इंफिनिटी। एंड ये होगा माइनस ऑफ t-1 इफ t-1 इज नेगेटिव। t-1 नेगेटिव होने का मतलब है t का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 1। t-1 नेगेटिव होने का मतलब t का वैल्यू कितना है, लेस देन 1। t का वैल्यू लेस देन 1 है तो हम यहां पे क्या क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है ना, 0 टू 1। नेगेटिव पार्ट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, t 1 से कम है तो नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहां पे नेगेटिव क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज़ जो फंक्शन है उसका वैल्यू t जब नेगेटिव है उसके लिए 0 है, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आप चेक कीजिए, 1 टू इंफिनिटी के लिए ये सेकंड पार्ट क्या होगा, प्लस t-1, एंड 0 टू 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ t-1। सिर्फ हम पॉजिटिव t की बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट में पूरे रेंज के लिए 0 टू इंफिनिटी और द एंटायर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t क्या होगा, प्लस t+1। ये पार्ट तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ इसमें t कितना है, नेगेटिव। इस पार्ट में किसी को डाउट है, फंक्शन के अंदर जो दो पार्ट है उनको कैसे हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, नेगेटिव t के लिए कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव t के लिए कंसीडर करेंगे। कोई डाउट है इसमें, बताइए। तो इन्हीं को यूज करके हम फंक्शन का सिंपलीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, यहां पे आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। t ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 टू इंफिनिटी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी। जो 0 टू इंफिनिटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 0 टू 1, एक 1 टू इंफिनिटी। ओके, फंक्शन हमारे पास था मॉड t+1 प्लस मॉड t-1। ये किसके लिए है, फॉर द एंटायर रेंज 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t। नाउ हमने क्या किया, इस रेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो फंक्शन क्या करेगा आपको पता लगाना पड़ेगा, एक 0 टू 1 और दूसरा 1 टू इंफिनिटी। एक 0 टू 1 है और दूसरा क्या है, 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस करो, पहले 0 टू 1 की बात करते हैं। अब देखिए 0 टू 1 में ये सेकंड पार्ट क्या है, t-1। यहां पे सिर्फ हम वही पार्ट कंसीडर कर रहे हैं जो पॉजिटिव t के लिए है, नेगेटिव t के लिए जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट होगा ना, t लेस देन 1 का मतलब क्या है, 1 से कम होगा, उसमें पॉजिटिव पार्ट ये भी तो रहेगा, 0 टू 1। तो 0 टू 1 के लिए ये पार्ट कंसीडर करेंगे। तो 0 टू 1 के लिए ये सेकंड पार्ट जो है फंक्शन में वो कितना है, माइनस ऑफ t-1। और 0 टू 1 में फर्स्ट पार्ट कितना है, ये फर्स्ट पार्ट तो फिक्स्ड है, कुछ भी रेंज जो 0 टू 1 हो, 1 टू इंफिनिटी हो, फर्स्ट पार्ट का फॉर्म तो सेम ही आएगा, प्लस t+1। जो सेकंड पार्ट है फंक्शन का उसमें दो अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे, 0 टू 1 के लिए अलग फॉर्मेट, 1 टू इंफिनिटी के लिए अलग फॉर्मेट। तो देखिए 0 टू 1 इसमें हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो सेम ही है सबके लिए, सेकंड पार्ट डिफरेंट है। और फॉर 1 टू इंफिनिटी फर्स्ट पार्ट विल बी सेम, चेंज किसमें आता है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में प्लस आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करते हैं, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 2, सेकंड पार्ट आ जाएगा 2t। इसका मतलब फंक्शन का सिंपलीफाइड फॉर्म क्या है, f ऑफ t इक्वल टू 2, किस रीजन में है, 0 टू 1, एंड फंक्शन इज इक्वल टू 2t फॉर द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। अभी इक्वल से लिख भी सकते हैं, बिकॉज़ ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, t इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है। जो क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन था इसका सिंपलीफाइड फॉर्म ये है।
और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 टू 1। 0 टू 1 में फंक्शन क्या है? 2 प्लस 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी में फंक्शन क्या है? 2t। जस्ट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट पार्ट में तो आसान कैलकुलेशन है, सेकंड पार्ट में बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। प्लीज चेक क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में तो आसान इंटीग्रेशन है, e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस माइनस एस फ्रॉम 0 टू 1 प्लस जो सेकंड पार्ट है 2 को बाहर ही रखते हैं, बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो देखिए उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन होगा, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट, और लिमिट है 1 टू इंफिनिटी। सेकंड पार्ट में आपको बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यू विल गेट दिस। और लिमिट रिप्लेस कीजिए, तो 2 इंटू यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस प्लस 1 अपॉन एस। फर्स्ट पार्ट में ये आ जाएगा, एंड सेकंड पार्ट इंफिनिटी पे तो 0 आएगा, और लोअर लिमिट पे आएगा e टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस एंड माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अपर लिमिट इंफिनिटी है, वो रिप्लेस कीजिए, 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पे ये वैल्यू आ जाएगा। ना जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये दो टर्म कैंसिल करेंगे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये कैंसिल कर जाएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन इज 2 upon s plus 2 by a square e to the power minus s. This is the final result. I think option B correct है। Option B में ये given। ठीक है, right, option B है। Without a step में please ask। मैं आगे प्रोसीड करूंगा द नेक्स्ट एग्जांपल। या तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक डेफिनेशन बताया गया उस डेफिनेशन के यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया। पहले फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म कैलकुलेट कर लिया, फिर बेसिक डेफिनेशन यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए गए थे साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल के, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में फंक्शन है sin 3t sin 2t, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन किया गया रेंज, रेंज तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये फंक्शन किस रेंज के लिए है? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए। क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया जाता, और जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मेंशन नहीं भी किए जाते हैं, बट आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा, बस फिजिक्स में इसी टाइप के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होता है। तो नेगेटिव t के लिए फंक्शन 0 है, पॉजिटिव t के लिए फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? दो साइन का प्रोडक्ट है, sin 3t sin 2t। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके प्रोडक्ट कर दिया। उसको क्या करते हैं? दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके प्रोडक्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दो फंक्शन का सम या डिफरेंस अगर रहता है, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 प्लस f2 या f1 माइनस f2, सम या डिफरेंस अगर रहता है तो आप ये कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 प्लस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2, ये पॉसिबल है। लेकिन जब प्रोडक्ट होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 इंटू f2, इट इज नॉट इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2। प्रोडक्ट में रूल एप्लीकेबल नहीं है। सम या डिफरेंस होता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके प्रोडक्ट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो साइन ए साइन बी है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी आएगा cos t माइनस cos a प्लस बी। साइन ए साइन बी है तो लिख सकते हैं 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने जस्ट यूज कर दिया है।
राइट, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये फंक्शन आ गया। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t इंटू sin 2t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सम या डिफरेंस में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, एक एलिमेंट्री फंक्शन है जो कुछ बताया गया, माइनस 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। और cos का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये कुछ देर पहले ही बताया गया था। क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इक्वल टू s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये रिजल्ट बताया गया था, ये रिजल्ट अप्लाई कीजिए, ऑप्शन डी आ जाएगा। ए के डिफरेंट वैल्यूज हैं। फर्स्ट पार्ट में ए कितना है 1, तो s अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। सेकंड पार्ट में a 5 है, तो 1/2 s डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 25। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया गया वो जस्ट हमने यूज किया है। नाउ जस्ट आप कैलकुलेशन कर दीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जस्ट एक एलसीएम डी ऑप्शन आ जाएगा। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो इस पार्ट से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने क्या किया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यूज किया। तो एक क्वेश्चन तो ये फ्रेम हो सकता है जो बेसिक डेफिनेशन यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना। दूसरा एग्जांपल का डिस्कस किया हमने, इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल, उनका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उनका स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया गया था। उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है, और भी क्या क्वेश्चन होंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस किया, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जरूरत क्यों पड़ा। ऑलरेडी जब फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रेजेंट था तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ऐसे जरूरत क्या पड़ा था। ठीक है, तो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डिफरेंस क्या है। अब देखिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है f of t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हैं g ऑफ ओमेगा, और g ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस। यहां पे मैंने डेफिनेशन 1 लिखा, डेफिनेशन 1 से ही ना कंपेयर करने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो। तो f of t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है g ऑफ ओमेगा, और g ऑफ ओमेगा को इंटीग्रल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। यहां पे मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो यूज किया है। ठीक है, नाउ इन फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली हम करते क्या है, इन फूरियर ट्रांसफॉर्म ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए continuous sum of complex exponentials, that means sine and cosine functions। फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली किसका कैलकुलेट करते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म से जो रिजल्ट आता है उससे इंफॉर्मेशन हमें सेम ही मिलता है। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए नॉर्मली हम फूरियर सीरीज की बात करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में किसकी बात करते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। तो इन फूरियर ट्रांसफॉर्म हम क्या करते हैं, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन को कंटीन्यूअस सम में एक्सप्रेस करते हैं, किसके, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के, मतलब साइन कोसाइन फंक्शन के। जैसे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या था, f of t को इस तरीके से लिखा गया था, जो f of t है उसको इस तरीके से लिखा गया था। अब इसमें बताइए, ये जो e टू द पावर आयोटा ओमेगा t है, इसको हमने क्या बोला था, दिस इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो f of t को जब इस तरीके से हमने लिखा, e टू द पावर आयोटा ओमेगा t क्या था, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कंटीन्यूअस सम। तो कंटीन्यूअस सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के कंटीन्यूअस सम में एक्सप्रेस करते हैं। और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मतलब ही क्या है, साइन कोसाइन। ये जो e टू द पावर आयोटा ओमेगा t है, इसको हम साइन कोसाइन में भी लिख सकते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिखा जाता है या साइन कोसाइन के टर्म में। बातें की है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या रहता है, साइन एंड कोसाइन। एंड जो g ऑफ ओमेगा है, g ऑफ ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, g ऑफ ओमेगा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। g ऑफ ओमेगा जो है वो एम्पलीट्यूड है। और ध्यान रखिएगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ये एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जी ओमेगा का मतलब क्या है, जी ओमेगा का मतलब है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, बट फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करता। फॉर ए पर्टिकुलर ओमेगा, ओमेगा चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी चेंज करेगा, बट फॉर ए पर्टिकुलर ओमेगा जो एम्पलीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का वो कांस्टेंट है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इसी पॉइंट में डिफरेंस आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ e टू द पावर आयोटा ओमेगा t इज कांस्टेंट। ये पॉइंट अच्छे से समझिए, ओमेगा चेंज करने पे एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू। ओमेगा अगर हम चेंज कर देते हैं तो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, बट एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। क्लियर एवरीवन?
इस स्लाइड में जो बताया गया उसमें कोई डाउट है? ऑलरेडी जैसे रिपीटेशन ही है, हमने फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म का जब डिफरेंस डिस्कस किया था वहां पे भी हमने ये चीजें बताई थी। डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सो ये तो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म। अभी लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है देखते हैं। इन केस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म तो एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एस, और लैपलास ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिकली हम ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं जो अभी कुछ देर पहले बताएंगे। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म के साथ फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे क्या है, e टू द पावर i माइनस एस टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या था, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पे जो s है, s इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। s जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था, हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, यहाँ पे जो s है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होता है। अब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, बट यहाँ पे s जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो s को ऐसे लिखा जाता है सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स जो ओमेगा की बात करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो रियल फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। s इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने क्या लिखा, सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। फूरियर और लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक डिफरेंस तो यही है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम सिर्फ ओमेगा की बात करते हैं जो एक रियल नंबर है, लेकिन हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में किसकी बात करते हैं, s की बात करते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो s क्या है, सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखिए क्या लिखा गया है, इन लैपलास ट्रांसफॉर्म द फंक्शन, यहां पे भी जो फंक्शन होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है इन जनरल। पीरियोडिक भी हो सकता है बट इन जनरल ये नॉन पीरियोडिक होता है। So in Laplace transform, the non-periodic function can be expressed as a linear combination of complex exponentials, that is sine and cosine functions. Laplace transform में हम क्या करते हैं, जो non-periodic function है उसको complex exponential के linear combination में लिखते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर रहे थे, फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हम फंक्शन को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे थे, यहां पर भी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको लगेगा फूरियर में भी हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे थे और लैपलास में भी हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में जो डिफरेंस है वो इस पार्ट में है। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नेचर का है, इस पॉइंट में डिफरेंस है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में फॉर ए पर्टिकुलर ओमेगा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है उनका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर का होगा फॉर ए पर्टिकुलर ओमेगा। अगर आप ओमेगा को भी फिक्स कर देते हैं तब भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो फूरियर और लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक बेसिक डिफरेंस तो ये है। रिपीट कर देता हूं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में पर्टिकुलर ओमेगा के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर का होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नेचर का होता है। इससे फायदा क्या होगा, ये हम अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करें। इससे फायदा क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में बोल रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्म में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस केस में डिफरेंस क्या होता है देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिमिट क्या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे जानबूझ के माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिखा है, नेगेटिव टी के लिए फंक्शन जीरो होगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट जो लिखा है वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन फंक्शन जो हम कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव टी के लिए कितना है, जीरो। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म लिमिट क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों, बिकॉज हम फूरियर और लैपलास को कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये लिमिट लिखा है। नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्म के केस में टी जब नेगेटिव है तो फंक्शन क्या बन जाता है, जीरो। तो इस इंटीग्रेशन का जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो किस रेंज में आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी में ही आएगा, बिकॉज नेगेटिव टी के लिए फंक्शन क्या है, जीरो। तो हम कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो टू इन्फिनिटी में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, राइट राइट, ये एफ नहीं होगा, एल होगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज जी ऑफ एस, ये लिखा हमने। अब देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रेशन में क्या होता है, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, ये होता है। इसके बदले क्या है, सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। सिग्मा और ओमेगा कांस्टेंट्स है, सिग्मा और ओमेगा जो है कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बदले क्या लिख दिया गया, इसके बदले लिख दिया गया दिस। नाउ देखिए इस पार्ट को, ये जो पार्ट है
इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये तो आएगा ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो बताया गया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है उसका एम्पलीट्यूड सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। वो आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और साथ में जो ये क्वांटिटी है ये कैसे बिहेव करेगा एज एम्पलीट्यूड। जो e टू द पावर माइनस सिग्मा टी है वो कैसे बिहेव करेगा एज एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं कर रहा है। e टू द पावर माइनस सिग्मा टी ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये कैसे बिहेव करेगा एज एन एम्पलीट्यूड। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है उसमें एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है। जो पहले डिफरेंस बताया गया था, फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है, बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये टर्म प्रेजेंट नहीं होता। फूरियर ट्रांसफॉर्म में सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है 0। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टेक्स्ट बुक में या इंटरनेट में जब आप पढ़ेंगे लिखा रहता है फूरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक स्पेशल केस है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इन फूरियर ट्रांसफॉर्म जो सिग्मा है वो 0 होता है। जो इसके अंदर सिग्मा है ना वो उसका वैल्यू 0 होता है। जब सिग्मा 0 है तो s इक्वल टू क्या जाएगा, s था सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। सिग्मा अगर 0 है तो s क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा। इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या जाता है, इंटीग्रेशन ft e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म में सिग्मा का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसके बदले क्या लिख दिया गया है, आयोटा ओमेगा। यहाँ पर जैसे s में सिग्मा आयोटा ओमेगा दोनों प्रेजेंट है, सिग्मा भी प्रेजेंट है ओमेगा भी प्रेजेंट है, बट फूरियर ट्रांसफॉर्म एक स्पेशल केस है इसमें सिग्मा का वैल्यू 0 होता है। सिग्मा अगर 0 होगा तो s क्या बन जाएगा, आयोटा ओमेगा, और इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को बहुत जगह पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक स्पेशल केस भी बोला जाता है। ठीक है, सिग्मा एक नंबर है और वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी का रियल पार्ट है, और वो बेसिकली एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है। अभी मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में। सिग्मा एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का पार्ट तो है, बट वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कंट्रोल करता है। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर हाँ बताइए। सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में नेगेटिव टी के लिए हम 0 मान के चलते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर नेगेटिव टी के लिए 0 होगा तभी कन्वर्ट कर पाएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में और एक चीज है ना, यहाँ पे क्या बताया गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में नेगेटिव टी के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी फंक्शन कितना है, 0। अगर होगा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंक्शन नेगेटिव टी के लिए 0 है तब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट को फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फूरियर में सेटिस्फाई करे, ये ध्यान रखिए, सारे रिजल्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी, तब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट को फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बता सकता है ये कंडीशन किसके लिए बताया गया था? सर वन साइडेड एक्सपोनेंशियल डिकेइंग के लिए। राइट, वन साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो जिस फंक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में वन साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन पढ़ा था, उसके लिए आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट को फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट फॉर ऑल। और कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे टोटल एम्पलीट्यूड तो ft की पावर माइनस सिग्मा टी होगा ना? सब तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है, मैं टोटल एम्पलीट्यूड तो ft की पावर माइनस सिग्मा टी होगा ना? लेकिन ये पार्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब हम चेंज करेंगे वो तो सेम ही रहेगा। हम अगर सेम इफेक्ट केवल की पावर माइनस सिग्मा टी का है। राइट, ये तो सेम ही रहेगा ना, फिक्स्ड वैल्यू आएगा इसका, इस पार्ट का चेंज करेगा तो ये पार्ट। एनी अदर क्वेश्चन? लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ओरिजिनल फार्मूले में s होता है और s के अंदर ये आयोटा ओमेगा प्रेजेंट होता है। इस फार्मूले में ओमेगा अलग से नहीं दिखता, इस फार्मूले में जो s होता है इसके अंदर ही सिग्मा ओमेगा दोनों प्रेजेंट होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो आयोटा ओमेगा है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। s इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में सिग्मा 0 है, s आ जाता है आयोटा ओमेगा, इसलिए s के बदले क्या लिखा गया है, आयोटा ओमेगा। बट इस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सिग्मा भी नॉन जीरो होता है, ओमेगा भी नॉन जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे s लिखा गया है। s के अंदर ही ओमेगा इंक्लूडेड है, ध्यान रखिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म को तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, जब फंक्शन नेगेटिव t के लिए 0 है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे, जो फंक्शन जो है वो नेगेटिव t के लिए 0 है, तभी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स को फूरियर ट्रांसफॉर्म में यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फंक्शन t लेस देन 0 के लिए 0 हो। ठीक है, और एक भी चीज है, कुछ फंक्शन ऐसे भी आते हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म से काम चल रहा था तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जरूरत क्यों पड़ा? There are some functions जिनके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, और जिन फंक्शन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता उनके लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये एग्जांपल कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह पे देखा होगा, जो
सर्किट करंट का जो वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो कहीं पे भी अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रेजेंट है वहां पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर ही नहीं सकते। फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन प्रेजेंट है, वहां पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसमें क्या यूज करना पड़ेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये जो मतलब स्टेटमेंट है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे में, उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। फर्स्ट थिंग तो बताया गया, फंक्शन नेगेटिव टी के लिए 0 होना चाहिए। जिस फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं वो नेगेटिव टी के लिए 0 होना चाहिए, तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट में। और दूसरा चीज है, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। उस केस में ये इंटरचेंज करना पॉसिबल नहीं है। अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता तो इंटरचेंज हम कैसे कर सकते हैं?